हर कोई अपनी अपनी जगह पर बैठा बात कर रहा था। बुजुर्ग बादशाह भी बुजुर्ग त्रिलोचन से बात करने में लगे थे और वो उन्हें एकेडमी में हुई चीजों के बारे में बता रहे थे। इसमें दिल बहार दिव्य रोशनी की बात भी शामिल थी। बुजुर्ग त्रिलोचन ये जानकर काफी हैरान रह गए कि ध्रुव ने दिल बहार दिव्य रोशनी को काबू कर लिया था। इतने में उन्होंने ध्रुव की तरफ पलट कर कहा, तुम वाकई बहुत किस्मत वाले हो लड़के। सालों पहले धूमकेतु को वो दिव्य रोशनी मिली थी और उसने उसे यहीं कैद कर दिया था। शुरुआत में तो उसका इरादा था कि वो उसे हासिल करे, लेकिन दिल बहार दिव्य रोशनी काफी समझदार हो गई। ऐसे में वो हर बार लावा की दुनिया में छुपी रही और ऊपर आई ही नहीं। यकीन नहीं होता कि तुम्हें वो दिव्य रोशनी मिल गई। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। दिल बहार दिव्य रोशनी सच में अंदरूनी हिस्से की ही थी। वैसे तो उसे हासिल करने के लिए ध्रुव को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ध्रुव को इस बात का अफसोस था कि उसने वो रोशनी उनसे छीन ली थी। वहीं ध्रुव के मन की बात पढ़ते हुए बुजुर्ग त्रिलोचन ने मुस्कुराकर उससे कहा, परेशान होने की बात नहीं है। किसी की किस्मत और काबिलियत ही इस बात का फैसला करती है कि उसे कौन सा खजाना हासिल होगा। कोई भी जबरदस्ती उस चीज को हासिल नहीं कर सकता जो उसके नसीब में ही नहीं लिखी है। इसलिए अफसोस मत मनाओ। दिल बहार दिव्य रोशनी अगर कैद में ही होती तो हमेशा उसके फूट कर सब तबाह करने का खतरा बना रहता। वैसे तो मैं भी उस वक्त उसे कैद में नहीं रखना चाहता था, क्योंकि जितनी ज्यादा बंदिशें उस पर लगाओ वो आगे जाकर उतनी ही खतरनाक तरीके से फूटेगी। इस बात पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए उसे समझा, जिसके बाद बुजुर्ग त्रिलोचन ने बात बदल दी। तकरीबन आधे घंटे बाद एक इंसान अचानक से उस हॉल में आ गया। वो इंसान बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से वहां आया था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग सुलोचन थे, जिन्होंने हॉल में आते ही एक ठंडी लाश सभी के सामने फेंक दी। इस दौरान हॉल में एक खामोशी सी छा गई थी, जिसमें सभी उस लाश की तरफ ही देखने लगे। दरअसल वो लाश उस गुरूर से भरे बुढ़े शैतान की थी, जिसकी वजह से अंदरूनी हिस्से में इतना हंगामा मच गया था। लेकिन इस वक्त ज्वाला दल का वो लीडर, जिसका खौफ ब्लैक कॉर्नर में काफी ज्यादा था, लाश में बदल चुका था। इस बात से लोग थोड़ा हैरान तो हो ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ चैन की सांस भी ले रहे थे। इतने में बुजुर्ग त्रिलोचन ने भी उस लाश को गौर से देखा, जिसके बाद उन्होंने सुलोचन के बेरहमी भरे चेहरे को देखकर कहा, सुलोचन, अब उस दुश्मनी के बारे में भूल जाओ। तुमने भी अपने दिल में बहुत वक्त से बंदी गांठ खोल दी है। अब शायद महाशक्ति पूर्वज बनने के तुम्हारे चांसेस थोड़े और बढ़ जाएंगे। इस पर बुजुर्ग सुलोचन ने अपना सिर हिलाया और वो भी आकर एक कुर्सी पर बैठ गए। वहां बैठते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी बुजुर्ग सुलोचन ने पलटकर बुजुर्ग बादशाह से कहा, आज का मसला यहीं खत्म हुआ। सुलोचन और मुझे वापस अपनी ट्रेनिंग में जाना है। हम नहीं जानते कि अगली बार कब वापस लौटेंगे। अंदरूनी हिस्से की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी बादशाह। वहीं उनकी बात सुनकर बुजुर्ग बादशाह ने रजामंदी जताई, जिसके बाद खड़े होते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों से हमें थोड़ी मदद चाहिए थी। दरअसल बदकिस्मती से इस लड़के के शरीर में हैवानियत का जहर चला गया है, जो एक ताकतवर शक्ति पूर्वज ने भेजा था। उस जानलेवा जहर को निकालने के लिए इस लड़के को किसी महाशक्ति पूर्वज की जरूरत है। लेकिन आप भी जानते हैं कि महाशक्ति पूर्वज को ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूँ कि क्या आप दोनों मिलकर इस लड़के के शरीर से वो जहर निकाल सकते हैं। बुजुर्ग बादशाह की बात सुनते ही बुजुर्ग त्रिलोचन और सुलोचन ने अपनी नजरें ध्रुव की तरफ की और हैरानी भरी आवाज में पूछा, क्या सच में तुम्हारे जहर को खत्म करने के लिए किसी महाशक्ति पूर्वज की जरूरत है? इतने सालों में ये पहली बार है जब हम किसी इतने खतरनाक जहर के बारे में सुन रहे हैं। लड़के, जरा इधर तो आओ, हमें देखने दो कि हम क्या कर सकते हैं। इस दौरान ध्रुव के बगल में बैठे रक्षित ने चौंकते हुए ध्रुव से पूछा, छोटू, तेरे शरीर में जहर है? तूने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह सुनकर ध्रुव ने रक्षित की फिक्र महसूस की और मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए भैया, सब ठीक है। इतना कहकर ध्रुव ने दोनों बुजुर्गों को अपना सीना दिखाया, जिसमें वो हैवानियत का जहर दिखाई दे रहा था। इसके साथ ही उस पर चढ़ी सील भी साफ दिख रही थी, जो डॉक्टर परी ने जहर को फैलने देने से रोकने के लिए तैयार की थी। फिर उस जहर की तरफ इशारा कर ध्रुव ने मजबूरी में कहा, इसका नाम है हैवानियत का जहर। यह बहुत ही ज्यादा जहरीला है और इसे तैयार करने के लिए जहर मूल शक्ति वाले शक्ति पूर्वज ने अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल कर दी थी। यही वजह है कि जब तक कोई महाशक्ति पूर्वज कोशिश नहीं करता तब तक इसे हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस पर बुजुर्ग त्रिलोचन ने ध्रुव की बात सुनकर कहा, इसका मतलब तुमने एक शक्ति पूर्वज को मजबूर कर दिया कि वो अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल कर तुम्हारे लिए जहर तैयार करे। मानना पड़ेगा, तुमने उसे कितना परेशान कर दिया होगा जो उसने ऐसा खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। ये कहकर उन्होंने ध्रुव के सीने पर बना काले रंग का निशान देखना शुरू किया और एक पल बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी नजर आने लगी और उनकी आंखों में काफी फिक्र दिखने लगी। फिर उन्होंने धीरे से बुजुर्ग सुलोचन की तरफ देखना शुरू किया। ऐसा करते ही दोनों ने अपनी अपनी उंगली आगे की, जिसमें से खतरनाक शक्तियां बाहर निकलने लगी। फिर वो शक्तियां अचानक से दो बड़े हीरों में बदल गईं। जब हॉल में मौजूद लोगों ने देखा कि दोनों बुजुर्ग
अपनी शक्तियों को इस तरह जमाने में कामयाब हो गए तो वो काफी ज्यादा हैरान हुए। किस्सों में कहा जाता था कि सिर्फ महाशक्ति पूर्वज ही अपनी शक्तियों को इस तरह हीरे में जमा सकते थे, इसलिए लोग इस बात से काफी हैरान हुए कि वो दोनों बुजुर्ग भी ऐसा कर पा रहे थे। उसके बाद वो दोनों हीरे दोनों बुजुर्गों की उंगलियों से निकलकर ध्रुव के काले रंग के निशान के पास मंडराने लगे। फिर वो हीरे निशान के पास जाकर अचानक से रुक गए और एक झटके में फूटकर बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। वो छोटे छोटे टुकड़े सीधे ध्रुव के काले रंग के निशान पर जा गिरे, जिससे ध्रुव का शरीर अचानक से कांपने लगा। जाहिर सी बात है कि शक्तियों के टुकड़े उसे बहुत दर्द पहुंचा रहे थे। वहीं वो टुकड़े जैसे ही काले रंग के निशान पर गए तो वो निशान भी तेजी से कांपने लगा। अगले 2 मिनट तक शक्तियों से जलते रहने के बाद उसमें से काले रंग का कोहरा बाहर आने लगा, जिसे देखते ही डॉक्टर परी ने लोगों को समझाते हुए कहा, सभी लोग संभल कर रहना, ये खतरनाक जहरीला कोहरा है। इतना कहकर डॉक्टर परी ने तुरंत अपना हाथ ऊपर किया और अपनी शक्तियों से उस जहरीले कोहरे को कैद कर लिया। धीरे धीरे परी अपनी शक्तियों को वापस लेने लगी और साथ ही उस जहर को भी अपने अंदर करने लगी। जाहिर सी बात है कि पॉइजन बॉडी का मतलब था कि डॉक्टर परी का शरीर जहर के लिए किसी जादुई कढ़ाई जैसा था, इसलिए चाहे वो हैवानियत का जहर कितना भी खतरनाक क्यों ना था, परी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं अपनी उंगलियों को नीचे करते हुए दोनों बुजुर्गों ने परेशानी भरी आवाज में कहा, ये जहर तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। उन्होंने देखा था कि कैसे दोनों की शक्तियों से बने हीरे उस जहरीले निशान को थोड़ा ही कमजोर कर पाए। वाकई ये बहुत ही अजीब और खतरनाक बात थी, जिसे कोई जहरीला शक्ति पूर्वज ही तैयार कर सकता था। वहीं उनके चेहरों को देखकर बुजुर्ग बादशाह ने हड़बड़ा कर पूछा, क्या हुआ? इसका जहर आप लोग ठीक कर देंगे ना? इस पर बुजुर्ग त्रिलोचन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बहुत मुश्किल है बादशाह। दरअसल हम दोनों महाशक्ति पूर्वज नहीं है, इसलिए हम बहुत से शक्तियों के हीरे नहीं बना सकते हैं। जिस इंसान ने ये जहर इस्तेमाल किया था वो वाकई बेहद ताकतवर था। ऐसा लगता है कि इस लड़के को अब कोई महाशक्ति पूर्वज ही बचा सकता है। ये सुनते ही ध्रुव ने हैरत में पड़ते हुए कहा, क्या इसका मतलब आप दोनों भी ये जहर नहीं निकाल सकते? वहीं ध्रुव के सवाल पर बुजुर्ग सुलोचन ने उसे जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि हम ये जहर निकाल ही नहीं सकते हैं। तुमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे हम दोनों ने मिलकर थोड़ा जहर बाहर निकाल भी दिया, लेकिन फिलहाल हम एक बार में बहुत कम जहर ही बाहर निकाल सकते हैं। जितना गहरा ये जहर है उस हिसाब से तो हमें इसे पूरी तरह निकालने में ही 2 साल लग जाएंगे। क्या तुम्हारे पास इतना वक्त बाकी है? इस पर ध्रुव के चेहरे पर भी मजबूरी झलकने लगी। वो भी जानता था कि 2 सालों में डॉक्टर परी की बनाई सील टूट जाती और वो जहर पूरी तरह ध्रुव के शरीर में फैल जाता। ऐसे में ध्रुव के लिए बेहतर यही होता कि वो किसी महाशक्ति पूर्वज की तलाश करे या फिर तीसरी दिव्य रोशनी हासिल करे। बुजुर्ग बादशाह ने जब ध्रुव के चेहरे पर छाई मजबूरी को देखा तो उन्होंने उसका हौसला बढ़ाते हुए उसकी पीठ थपथपाई। इतने में ध्रुव ने एक गहरी सांस लेकर दोनों बुजुर्गों को नमस्ते किया और वो वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। अब ध्रुव समझ गया था कि हैवानियत का ये जहर वाकई उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता था। जाहिर सी बात है कि उसमें किसी शक्ति पूर्वज की पूरी शक्तियां भरी थी। इस बात से ध्रुव मनी मन थोड़ा लालची भी हो रहा था। वो जानता था कि अगर वो इस जहरीली शक्तियों को काबू करके साफ करने में कामयाब रहा फिर तो वो बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता। यही सोचकर ध्रुव ने खुद से कहा, अब तो लगता है कि मुझे खुद पर ही यकीन करना होगा इस बला का इलाज करने के लिए। अगर मैं तीसरी दिव्य रोशनी हासिल करने में कामयाब रहा फिर तो मैं जरूर इस हैवानियत के जहर को साफ कर इसे इस्तेमाल कर सकूंगा। उस वक्त तो मेरी शक्तियों के क्या ही कहने। इतने में धीरे धीरे बुजुर्ग त्रिलोचन और सुलोचन गायब होने लगे और वो कुछ ही पलों में पूरी तरह से गायब हो गए। वहीं ध्रुव ने जमीन पर पड़ी बूढ़े शैतान की लाश को देखा और वो ये जानकर हैरान रह गया कि उसकी आत्मा का कोई नामो निशान नहीं छूटा था। इसका मतलब साफ था कि बुजुर्ग सुलोचन ने बूढ़े शैतान की आत्मा तक को खत्म कर दिया था। ये जानकर ध्रुव के माथे पर पसीना आने लगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर बुजुर्ग सुलोचन और बूढ़े शैतान के बीच ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिस वजह से उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह मार डाला। लेकिन ध्रुव को इस बूढ़े शैतान के लिए जरा भी बुरा नहीं लग रहा था। वो जानता था कि अगर दोनों बुजुर्ग बाहर नहीं आते फिर तो बूढ़ा शैतान उसका और अकेडमी का काफी बुरा हाल कर चुका होता। ध्रुव ने उस लाश को जलाकर राख नहीं किया, बल्कि कुछ सोचते हुए उसने बर्फ मूल शक्ति वाले बुजुर्ग से एक खास बर्फीली जगह तैयार करवाई जिसकी बर्फ कभी नहीं पिघलती थी। फिर ध्रुव ने उसमें वो लाश रखवा दी और उसे अपनी स्टोरेज अंगूठी के अंदर भर दिया। किसी मामूली इंसान के लिए 7 सितारों वाले शक्ति पूर्वज की लाश किसी काम नहीं आती, लेकिन ध्रुव जानता था कि आचार्य विदुर को एक ऐसे शरीर की तलाश थी। वैसे तो ध्रुव पहले अरसलान का शरीर हासिल कर चुका था, मगर बूढ़े शैतान की ताकत उससे बहुत ज्यादा थी। उसके बाद ध्रुव थका हारा अपने कमरे में आया और वो सीधे बिस्तर पर बैठ गया। आज के मुकाबले ने उसकी शक्तियों को खत्म ही कर दिया था। वो तो अगर उसने वक्त रहते गोलियां नहीं खाई होती तो शायद ध्रुव वहीं के वहीं बेहोश हो गया होता। इसके बावजूद ध्रुव को अंदरूनी और बाहरी जख्म भी आए थे। इसके अलावा उसके शक्तियों के रास्ते भी काफी कमजोर महसूस हो रहे थे, मगर ध्रुव बहुत ज्यादा फिक्र नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पास ठीक होने के लिए काफी वक्त था। दरअसल उसकी अंदरूनी शक्ति भी किसी मामूली इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए वो ध्रुव के शरीर को जल्द ठीक करने लगती।
फिर ध्रुव पालती मारकर बैठ गया और उसने ट्रेनिंग शुरू करते हुए अपनी आंखें बंद की। ध्रुव के ऐसा करते ही उसके शरीर से शक्तियां बाहर आने लगी और वो गौर से अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से को देखने लगा। वो ये जानकर थोड़ा हैरान हुआ कि इस बार के जख्म उसकी उम्मीद से ज्यादा बुरे थे। आगे से ध्रुव को विनाशकारी शौर्य कमल का हमला करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता। धीरे धीरे ध्रुव ट्रेनिंग करने लगा और तकरीबन 4 घंटों की ट्रेनिंग के बाद ध्रुव को काफी हद तक अपनी थकान गायब होती हुई महसूस हुई। लेकिन जैसे ही ध्रुव अपनी आंखें खोलने वाला था कि अचानक से उसे एक अजीब सा एहसास महसूस हुआ। ध्रुव ने इस एहसास के चलते अपने फ्लेम मंत्रा को देखा कि उसमें कुदरती शक्तियां आने लगी थी। हर तरफ से आती इन शक्तियों को देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी नजर आने लगी, क्योंकि वो जानता था इसका मतलब क्या था। ऐसा सिर्फ तभी होता था जब किसी की शक्तियां बढ़ने वाली होती थीं। इसी ख्याल के साथ ध्रुव खुशी खुशी शक्तियों को सोखता रहा, जिससे उसका शरीर और ज्यादा ताकतवर होने लगा। इस तरह 2 घंटों तक शक्तियों को सोखने के बाद ध्रुव ने धीरे से एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिख रही थी, जिसमें वो कमरा भी काफी ज्यादा चमकने लगा। उसके बाद ध्रुव तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपने शरीर की बढ़ी हुई शक्तियों को महसूस किया। शक्तियों को महसूस कर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त शक्तियां बढ़ने से न सिर्फ ध्रुव ताकतवर हो गया था, बल्कि उसके जख्म भी ठीक होने लगे थे। ये बात ध्रुव को हैरान तो कर ही रही थी, क्योंकि शुरुआत में उसे जख्म ठीक करने के लिए शायद महीने भर का आराम लग जाता, लेकिन शक्तियों के बढ़ने के बाद अब ध्रुव कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता था। फिर ध्रुव ने धीरे से अपने शरीर से भूरे रंग की रोशनी बाहर निकाली। उस रोशनी को ध्रुव बड़े ध्यान से देखने लगा, लेकिन उसे गौर से देखने में ध्रुव को थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने इस रोशनी को काबू किया तो उसकी शक्तियां तो बढ़ जाएंगी, लेकिन वो अपना एक हुक्म का इक्का खो बैठता। ध्रुव समझ रहा था कि अब वो एक ऐसे सफर पर निकलने वाला था जिसमें उसे मार्कस के सबसे ताकतवर लोगों का सामना करना पड़ता। ये सफर था मध्य इलाके का सफर। इसलिए अगर ध्रुव के पास बदलाव की रोशनी का हुक्म का इक्का नहीं होता, फिर तो उसके लिए वो जगह काफी खतरों से भरी साबित हो सकती थी। इसलिए ध्रुव सोच में पड़ गया कि क्या वो उस रोशनी को काबू करे या फिर अपने पास उसे रखा रहे। इस बारे में सोचकर ध्रुव थोड़ा परेशान होने लगा, क्योंकि उसे फैसला लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो क्या करेगा ध्रुव बदलाव की रोशनी के साथ, और कैसे निकाल पाएगा वो अपने शरीर से इस हैवानियत के जहर को? जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवंश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।